शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमारपुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम ज्योतिष ज्ञान के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हम अभी नक्षत्रों को और राशियों को विस्तार से जान रहे हैं। हम अभी तक अश्विनी से लेकर और पुष्य नक्षत्र तक पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम राशियों में मेष, वृष और मिथुन राशि को भी पढ़ चुके हैं। अब आज जो हम नक्षत्र ले रहे हैं वह है अश्लेषा, यानी 9वां नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र। और यहां नक्षत्रों का पहला जो साइकिल है या आप कह सकते हैं पहला चरण है वह पूर्ण हो जाएगा। यानी कि हम अगर नक्षत्रों को 9 की श्रेणी में बांटे तो यहां पहले 9 नक्षत्रों की श्रेणी खत्म हो जाती है। तो हम अश्लेषा के 3 वीडियो में अश्लेषा को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने जो कुछ भी पढ़ा है उन सभी के वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं और अपनी जानकारी को और परिमार्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आज जो हम प्रारंभ कर रहे हैं वह पाठ संख्या 27 है और हम पढ़ रहे हैं नक्षत्र, और नक्षत्रों में भी अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री यानी कि राशि समाप्ति तक विस्तारित होता है। इस नक्षत्र के स्वामी हैं बुध। हम यहां जो पूरा एक क्रम कर रहे हैं, जैसा कि हमने केतु से प्रारंभ किया था और आज अंतिम ग्रह बुध की बारी है स्वामित्व की, तो इसका स्वामी है बुध। जब हम अगले चरण के 9 नक्षत्र पढ़ेंगे तो पुनः हम केतु से स्वामित्व प्राप्त नक्षत्रों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और वहां फिर वही सूत्र लगेगा आचंभो राजी शबु केशु। आदित्य, चंद्रमा, भौम, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। इस क्रम में सभी ग्रहों को नक्षत्रों का स्वामित्व है। तो यहां हम पुनः वापस लौटते हैं अश्लेषा नक्षत्र पर। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध, जैसा कि अभी भी बताया मैंने आपको। और जब हम अश्लेषा नक्षत्र के नाम की बात करते हैं तो अश्लेषा का मतलब होता है गले लगना, यौन संबंध बनाना, सम्मोहित करना, या यूं कह सकते हैं चिपकना। ठीक करने का काम भी अश्लेषा नक्षत्र के नाम से समझ में आता है और पीड़ित व्यक्ति को और अधिक पीड़ित करने के लिए जाल बिछाना। यह अश्लेषा के सारे मतलब है, सारे अर्थ हैं, सारे मीनिंग है। जब हम अश्लेषा नक्षत्र की शक्ति की बात करते हैं तो अश्लेषा नक्षत्र की शक्ति है विश्लेषण शक्ति, यानी कि जहर उगलने की शक्ति। यहां जहर उगलने से तात्पर्य सिर्फ जहर उगलने का नहीं है और ना ही इसको बहुत अधिक नकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। यहां सकारात्मकता भी आपको मिलेगी। जहर उगलने की शक्ति यानी कि सर्प, विष। विष अच्छा भी होता है, विष बुरा भी होता है। अब आप कहेंगे बड़ी विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, विष अच्छा कहां से होता है? तो विष से दवाइयां भी बनती हैं, विष से इलाज भी होती है। विष यदि किसी को मार सकता है तो किसी न किसी की जीवन में उसको जीवन दान देने का कार्य भी कर सकता है। तो इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को हम देखेंगे। अगर हम इसके प्रतीक चिन्हों की बात करें तो प्रतीक चिन्ह इसके हैं सर्प, एक कुंडली मारा हुआ सर्प। यदि कुंडली मारे हुए सर्प की बात करते हैं तो कुंडली मारे हुए सर्प से हम क्या समझ सकते हैं?
यहां हम मनुष्य के अंदर की शक्तियों को भी समझ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर में इसी प्रकार सर्प आकृति व्यक्ति के, हर मनुष्य के मूलाधार में स्थापित है, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। तो यहां शक्ति की बात होती है। कुंडलिनी जागरण की जब हम बात करते हैं तो कुंडलिनी जागरण करना, या यूं कह सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को जगाना अच्छा भी है, शक्तिशाली भी है और खतरनाक भी। वह शक्तिशाली क्यों है, खतरनाक क्यों है, इसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। यहां इतना ही समझना काफी है, चूंकि कुंडलिनी जागरण के लिए हम मूलाधार चक्र से कुंडलिनी को सहस्रार चक्र तक लाते हैं। तो यदि आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है तो यह खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो यहां प्रतीक चिन्ह जो सर्प की आकृति है, उससे हम कुंडलिनी को भी समझ सकते हैं, सर्प को समझ सकते हैं, सर्प की प्रकृति को समझ सकते हैं, और सर्प की प्रकृति से हम नक्षत्र की प्रकृति को समझ सकते हैं। अब जहां देवताओं की बात होगी तो वहां हम देवता भी अगर देखेंगे तो इस नक्षत्र के देवता है नागदेव, और कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में और कुछ ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार राहु को भी इस नक्षत्र के ऊपर शासन करने वाला देवता माना गया है। त्रिदेव में अगर देवताओं की बात करें तो भगवान विष्णु। तो यहां सर्पों की ज्यादा बात हो रही है। तो जब सर्पों की बात करते हैं तो जहां एक और कालिया नाग की बात होती है, वहीं दूसरी ओर वासुकी की बात होती है, शेषनाग की बात होती है। वासुकी जो कि भगवान शिव के गले में है, और शेषनाग जिनके ऊपर भगवान विष्णु अपनी शैया बनाकर लेटे रहे। तो यहां पर आप सकारात्मकता भी समझ सकते हैं। अगर हम शेषनाग की बात करें तो भाईचारे की बात की जा सकती है, क्योंकि जब जब भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं, शेषनाग किसी न किसी रूप में उनके भाई बनकर उनके साथ रहे हैं। तो यहां भाईचारे की बात हो सकती है। इस नक्षत्र में शत्रुओं को हराने की शक्ति है, यानी कि जहर की जो शक्ति है वह शत्रुओं को हराने के कार्य में प्रयोग की जाती है। जहर का प्रयोग ही शत्रुओं का विनाश करने के लिए किया गया है। तो इस नक्षत्र में वह शक्ति है। चूंकि यह मूलाधार में स्थित है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह नक्षत्र एक आधार का कार्य भी कर सकता है। अगर हम इस नक्षत्र की प्राथमिक प्रेरणा की बात करें, धर्म इसकी प्राथमिक प्रेरणा है। इस नक्षत्र में बंधन है, फिक्सिंग है, बॉन्डिंग है। अब बंधन, फिक्सिंग और बॉन्डिंग, इनको यदि समझना हो तो आप इस नक्षत्र से जुड़ी हुई सिर्फ एक कथा की कुछ लाइनें समझ जाइए कि जब राक्षसों और देवताओं के बीच में युद्ध चल रहा था तो देवताओं ने अश्लेषा को भेंट प्रदान की, और जब उन्होंने अश्लेषा को भेंट प्रदान की तो राक्षसों ने स्वयं हार मान ली। तो यहां हम फिक्सिंग की बात कर सकते हैं, बॉन्डिंग की बात कर सकते हैं। और यहां अगर हम बात करें कि जज्बातों की, तो जज्बातों की बात कर सकते हैं। जज्बातों में डूबकर गहराई तक उतरने वाला यह नक्षत्र है। इस नक्षत्र में क्रूरता है, अचानक हमला करने की क्षमता है, अचानक हमला करने की प्रवृत्ति है। यह नक्षत्र पूर्वानुभास भी देता है, क्योंकि हम जब सर्प की शक्तियों की बात कर रहे हैं तो पूर्वानुभास की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्प को आने वाले खतरे का पूर्वानुभास हो जाता है। तो यहां हम पूर्वानुभास की बात भी कर सकते हैं। तो विष जो कि लोगों का अनहित करता है, वह दवाइयों के रूप में हित भी करता है। भावुकता की बात कर सकते हैं, भावुकता में प्यार की बात भी कर सकते हैं, भावुकता में गहराई की बात भी कर सकते हैं, और अपनी जरूरतों की बात कर सकते हैं, जरूरतों में डूबने की बात कर सकता है। यह नक्षत्र भावुकता और मस्तिष्क दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। अब चूंकि पूरा नक्षत्र ही कर्क राशि के अंतर्गत आता है, कर्क राशि चतुर्थ राशि है और चतुर्थ भाव मां का भाव है। तो यहां मां का प्यार जो कि निस्वार्थ प्यार होता है, उस निस्वार्थ प्यार की बात की जा सकती है।
यह इस प्रकार का नक्षत्र है कि इसके अंदर व्यक्ति अपनी जरूरतों में डूब सकता है और इसकी सकारात्मकता में जागृति होती है। पाताल के सभी सर्प एक खजाने की रक्षा करते हुए बताए जाते हैं। तो जब खजाने की बात करेंगे, तो धन की बात करेंगे, तो यह धन की रक्षा करने वाले होते हैं और धन के बारे में सोचने वाला नक्षत्र है। तो यहां इस नक्षत्र में धन की बात भी होगी। अब चूंकि यह द्विस्वभाव नक्षत्र है, तो द्विस्वभाव नक्षत्र की बात करेंगे तो इस नक्षत्र में कभी हां कभी ना, सकारात्मकता नकारात्मकता दोनों पहलू इस नक्षत्र में कुछ अधिक देखने को मिलेंगे। अब चूंकि यह मूल का नक्षत्र कहलाता है, जब हम गंडमूल की बात करते हैं तो केतु के नक्षत्र और बुध के नक्षत्र गंडमूल की श्रेणी में आते हैं और मूल का नक्षत्र जीवन में परेशानियां देने वाला होता है और वो परेशानियां प्रत्येक चरणानुसार किस प्रकार की होंगी, यह हम चरण वाले भाग में पढ़ेंगे। अब इस नक्षत्र में अगर सकारात्मकता की बात करते हैं तो इस नक्षत्र में सकारात्मक इच्छाओं और मन के दोषों को दूर करने की ऊर्जा भी होती है। नकारात्मकता की बात करें तो क्रूरता होती है। सकारात्मकता की बात करें तो विश्व कल्याण के लिए जहर पीने की भावना होती है और अगर नकारात्मकता की बात करें तो विश्व को ध्वस्त करने की भावना होती है। तो यहां इसको बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि यह नक्षत्र कुछ हटके है। अगर हम इसके वर्ण, लिंग, दिशा, गुण, तत्व, प्रकृति की बात करें तो इसे वर्ण प्राप्त है मलेच्छ। मलेच्छ यानी कि किसी प्रकार के आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त रहने वाले, कुछ हटके बेकार के कार्य करने वाले मलेच्छ। तो मलेच्छ वर्ण से हम इस नक्षत्र के इस तत्व को भी समझ सकते हैं। यह स्त्रीलिंग नक्षत्र है और दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा से इसे जोड़कर देखा जा सकता है। गुण की बात करें तो सात्विक गुण है क्योंकि यहां विष्णु की भी बात हो रही है, शिव जी की भी बात हो रही है, यहां शेषनाग की बात हो रही है, वासुकी की बात हो रही है, तो यहां इसकी सात्विकता की बात होगी। तो यह नक्षत्र सात्विक है। तत्व की बात करें तो जल तत्व है और अगर प्रकृति की बात करें तो कफ प्रकृति का नक्षत्र है। गण इसका राक्षस है। मार काट, नेगेटिविटी यह ज्यादा देखी जा सकती है, तो गण राक्षस है। अगर हम इसके स्वभाव की बात करें तो द्विस्वभाव है और यदि हम इसकी योनि की बात करें तो यह बिल्ली की योनि में माना जाता है। और अगर हम इसके गोत्र की बात करें तो ऋषि वशिष्ठ जो कि धन, समृद्धि इन सब के कारक है, तो इस नक्षत्र में धन की बात भी होगी। तो इस नक्षत्र का गोत्र है ऋषि वशिष्ठ का। और अगर हम इस नक्षत्र में जुड़े हुए शारीरिक अवयवों की बात करें, शारीरिक तत्वों की बात करें तो घुटने, कोहनी, फेफड़े, पेट का मध्य भाग, यह सब शारीरिक अवयव इस नक्षत्र से जुड़कर देखे जाते हैं। और जब गोचर में यह नक्षत्र पीड़ित होता है तो इस नक्षत्र से जुड़े शारीरिक अवयवों में कहीं ना कहीं समस्या का परिलक्षण होना निश्चित है। इस नक्षत्र के एस्ट्रोनॉमिकल सितारों की बात करेंगे तो हाइड्रा के 6 चमकीले चमकते हुए सितारे इस नक्षत्र में देखे गए हैं। तो यह उन 6 सितारों से बना हुआ नक्षत्र है जिसे हाइड्रा कहा जाता है। प्राचीन काल में जब ऋषियों ने इस हाइड्रा को देखा, इन 6 सितारों के समूह को देखा, तो उन्हें एक कुंडली मारा हुआ सर्प दिखाई दिया, इसलिए इसका प्रतीक कुंडली मारा हुआ सर्प माना गया है। और यदि हम बात करें कि इस नक्षत्र में किस प्रकार के कार्य हैं जो व्यक्ति सफल होगा अगर करता है तो, यानी कि चंद्र जब इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उस समय पर यदि व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य हैं जो करेगा तो सफल हो जाएगा और कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने पर असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। तो इस नक्षत्र में सफल होने वाले कार्यों में अपराध,
लीगल केसेस, अगर किसी के विरुद्ध प्लानिंग करनी हो, किसी के विरुद्ध कुछ तोड़फोड़ की कार्रवाई करनी हो, यानी अगर किसी को नुकसान पहुंचाने का कार्य करना हो, तो ऐसे नकारात्मकता के लिए यह नक्षत्र काल अच्छा माना गया है। और यदि आपको कोई शुभ कार्य करना हो, कोई नया घर लेना हो, नई नौकरी पर जाना हो, पैसे का लेन देन करना हो, तब यह नक्षत्र अच्छा नहीं माना गया है। इस नक्षत्र काल में यह सब क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। अगर इस नक्षत्र के चंद्रमास की बात करें तो माघ महीने का पहला हिस्सा इस नक्षत्र से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक पक्ष की नवमी तिथि इस नक्षत्र से जुड़ी हुई है। तो यह अश्लेषा नक्षत्र में जो कुछ भी हमने देखा उसे जातकों के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, अगले वीडियो में हम जातकों को विश्लेषित करते हुए इस नक्षत्र की ऊर्जाओं को जातकों के अंदर जोड़ते हुए जातकों का पूरा, आप कह सकते हैं रहस्य, आप कह सकते हैं विश्लेषण, आप कह सकते हैं कि जातकों के जीवन के पूरे भेद उजागर करने, तो वह ऊर्जाओं से ही होंगे। यानी कि गुण तत्व प्रकृति की ऊर्जाएं, इस नक्षत्र के स्वामी की ऊर्जा, यह नक्षत्र कर्क राशि में है तो कर्क राशि के स्वामी चंद्र की ऊर्जा। तो चंद्र और बुध दोनों पिता पुत्र हैं। चंद्र बुध को अपना मित्र मानता है, बुध चंद्र को अपना शत्रु मानता है। तो यह भी यहां देखना होगा। हम इन सभी बातों को लेकर अगले वीडियो में पूर्ण रूप से जातकों को समझेंगे। और जाते जाते मैं एक बार कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। तो अगला वीडियो होगा हमारा अश्लेषा नक्षत्र भाग 2, जिसके अंदर हम जातकों को विश्लेषित करेंगे। और अश्लेषा नक्षत्र के उपरांत हम पुनः राशियों की ओर लौटेंगे और कर्क राशि को पढ़ेंगे। तो पहले 3 वीडियो अश्लेषा नक्षत्र के, जिसमें से आज पहला वीडियो हमने बनाया। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा और आप सभी से फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं